हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपका आईटीसी। तो ये आईटीसी का चैप्टर आपके जीएसटी की दुनिया में, आपके जीएसटी के बुक में, आपके एग्जाम में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी जॉब में आईटीसी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आईटीसी ही बताता है कि आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से कितना इनपुट माइनस कर सकते हो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और आप किसको आईटीसी ले सकते हो और किसको नहीं ले सकते, कितने टाइम के अंदर ले सकते हो, और कौन कौन से इनपुट्स यानी कौन कौन सी परचेज पर ले सकते हो और कौन कौन सी परचेज पर नहीं ले सकते। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति ले सकता है और कौन कौन व्यक्ति नहीं ले सकता। बहुत से नोटिस, मतलब मैक्सिमम नोटिस जो जीएसटी डिपार्टमेंट इश्यू करता है वो रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पर ही करता है, क्योंकि इसमें सरकार का घाटा होता है। अगर आउटपुट से मैक्सिमम इनपुट माइनस हो जाता है तो सरकार को टैक्स कम पे होता है, जिससे टैक्स पेयर तो अपना टैक्स कम कर लेता है बट सरकार का आप नुकसान कर देते हो, और सरकार मैक्सिमम नोटिस इससे ही भेजते हैं कि आपने इनपुट गलत लिया, आपने आईटीसी गलत लिया, आपने आईटीसी गलत लिया। तो आइए हम अपने इस लेक्चर में एक एक करके सेक्शन देखते हैं कि कौन से हैं सेक्शन। मतलब आपको याद नहीं रखने, बट मैंने यहाँ पे सेक्शन इसीलिए लिखे क्योंकि हमको एक एक सेक्शन रूबरू हो जाए, तो हम कल को जब कोई नोटिस पढ़े तो नोटिस में तो सेक्शन लिखे होते हैं, तो हमको याद रहेगा कि सर ने पढ़ाया था, हमारे नोट्स में ये सेक्शन है, तो आपको एक चिंगारी मिल जाएगी कि हाँ ये हमें आता है। अब इसमें आगे क्या हुआ, क्या अमेंडमेंट आई, क्या बिल्कुल नया इसका रूल्स है, क्या ये हमारे केस में कैसे इम्प्लाइड होगा, वो तो आप फर्दर जब केस लड़ने जाओगे तो स्टडी करके जाओगे। बट हाँ, आपको एक बैकग्राउंड रहेगा कि हाँ ये सेक्शन हमने पढ़ा था। आइए तो सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी को कौन कौन ले सकता है? टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। आपको दो कंडीशंस का पालन करना है। इन दो कंडीशंस का पालन करके आप आईटीसी ले सकते हो। पहला, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल है। जो अनरजिस्टर्ड है वो सामान पर टैक्स पे करके आता है और कोई भी उसको इनपुट नहीं मिलता, क्योंकि लेगा कैसे? ना तो तेरा कोई जीएसटी नंबर है, ना जीएसटी पोर्टल पे तू लॉगिन कर सकता, ना जीएसटी वेबसाइट की सुविधा ले सकता है। जब हम पढ़ते हैं कि ये जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें एक कॉन्टिन्यूअस इनपुट चेन हमको मिलती है। मतलब पार्टी टू पार्टी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन एक दूसरे से खरीदारी करते हैं वो इनपुट क्लेम करते हैं अपने आउटपुट टैक्स से। दूसरी कंडीशन क्या है? गुड्स या फिर सर्विसेज टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। आप कोई एसी खरीद कर लाए, कोई गाड़ी खरीद कर लाए पर्सनल यूज से, और उस पर जीएसटी पे होता है। आपने अपनी जो बिजनेस का जीएसटी है उस पर इनपुट क्लेम कर लिया, या फिर बिल ही आपने बिजनेस के जीएसटी नंबर पर ले लिया, बट वो एसेट कंजम्पशन था पर्सनल यूज में, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आपने ले लिया और सरकार को पता लग गया तो बस नोटिस आएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे हमारे सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में। एक सेक्शन का एक सबसेक्शन खत्म होता है। ठीक है, चलिए ऐसे हमने छोटे छोटे नोट डिजाइन करे हैं और बड़े से बड़ा क्वेश्चन इनसे सोल्व होगा, मेरा यकीन मानना। क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, ना होए तो मुझे बता देना कि सर आपके नोट से या आपकी क्लास से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, चलिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी को लेने की कंडीशंस क्या है? ठीक है, ऊपर पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? एलिजिबिलिटी। आप एलिजिबल तो हो गए, आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया,
ठीक है, आपने यूजर आईडी भी बना लिया, आपने सामान भी खरीद लिया, सामान बिजनेस पर्पस के लिए भी खरीदा, फिर भी कुछ शर्तें हैं जिनको पालन करने के बाद ही आपको आईटीसी लेने की अनुमति मिलेगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 हमको 6 कंडीशन बताता है, जो पूरी आपको 6 की 6 पूरी करनी है, तभी आप आईटीसी ले पाओगे, वरना नहीं। चाहे आप रजिस्टर्ड हो, चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए ही लिया हो, बट अगर आपने इन 6 शर्तों का पालन नहीं किया तो आप हमसे जीएसटी में इनपुट यानी आईटीसी नहीं ले पाओगे। ये 6 कंडीशन आपकी यहां तक है, आइए एक बार इनको पढ़ते हैं। पहला, पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपके पास सबूत होना चाहिए कि जो सामान आप खरीद कर लाए उसका बिल, उसका डॉक्यूमेंट, उस पर प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है जी। सेकंड, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट, मतलब इनवॉइस या डेबिट नोट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो जीएसटी पोर्टल पे सेलर के द्वारा अपलोड होना चाहिए, वरना सरकार को कैसे पता लगेगा कि जो मैं खरीदार इनपुट लेने जा रहा हूं 100 रुपए का, सरकार को कैसे पता लगेगा कि इसका 100 रुपए इनपुट बनता भी है कि नहीं। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर क्या करेगा, वो इनवॉइस जीएसटी में रिटर्न जाती है हर महीने, उसमें रिपोर्ट करेगा, बायर को दिख जाएगा, बायर भी रजिस्टर्ड है, सेलर भी रजिस्टर्ड है, और वो आईटीसी ले लेगा। तो डिटेल्स ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक डेबिट नोट्स अपलोडेड बाय द सप्लायर इन हिज जीएसटीआर 1, या फिर एक आईएफएफ चल पड़ा है, मतलब आप क्वार्टरली पेमेंट करो बट जो बिल है वो मंथली चढ़ा दो, ठीक है। एंड डिटेल्स कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म जीएसटीआर 2B, ठीक है। अब जैसे आपने सामान खरीद लिया, बिल भी ले लिया, पेमेंट भी हो गई, पर सामने वाले नालायक ने जीएसटीआर 1 में वो बिल डाला ही नहीं, तो भाई सामने वाले की गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। आप तो अपने पोर्टल पे इनपुट ले लोगे भाई, चाहे शो भी ना हो रहा हो, आप तो क्या करोगे, मेरे पास तो बिल है, मैंने तो पेमेंट भी करी है, मैं तो इनपुट लेगा। पर सरकार जब नोटिस जारी करेगी तो आपको यही पॉइंट लिख के देगी कि भाई तेरे सप्लायर फ्रॉड था, तेरे सप्लायर ने वो बिल पोर्टल पे नहीं डाला, तो इसलिए तेरे को जो इनपुट तूने ले लिया था उसको रिवर्स कर और उस पर ब्याज पे कर, ठीक है। और अगर रिवर्स करने के लिए कैश लेजर और कैट लेजर में कुछ नहीं हुआ तो फिर जेब से देना पड़ेगा, मतलब बैंक से पे करना पड़ेगा, पर्सनल पॉकेट हिट हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। आजकल बोगस बिल बहुत चलते हैं, सामान इधर से उधर नहीं जाता, ना कोई सेवाएं दी जाती, बस बिल रेज हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट पेमेंट हो जाती है, जीएसटी पोर्टल पे वो बिल अपलोड हो जाता है। वो क्या है, बोगस बिल। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कई बार बोला है कि ये बोगस बिल वालों को हम पकड़ेंगे और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये जो बोगस बिल होते हैं, इनको, ये जो आपका तीसरा कंडीशन है, इस बारे में बात करता है कि जो गुड्स है, जो आपने सेवाएं ली है, वो एक्चुअली आपके पास आ गई, ठीक है। इन बिल टू शिप टू मॉडल गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज रिसीव्ड बाय कस्टमर विल डीम टू बी एज रिसीव्ड बाय मिडल बाय। बिल टू शिप टू में क्या होता है, सेलर बिल करता है बायर को, बट शिप करता है किसी और को बायर की इंस्ट्रक्शन पे। तो जब सामान उसको पहुंचा तो हम मानेंगे सामान बायर को आ गए, ठीक है। चलिए, फोर्थ कंडीशन, सप्लायर शुड पे टैक्स टू गवर्नमेंट। भाई हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि जो इनवॉइस है वो जीएसटी R1 में अपलोड कर देना, जीएसटी R1 फाइल कर देना, इसके साथ साथ 3B भी फाइल कर देना, टैक्स भी पे कर देना। कभी 1 फाइल कर दी और 3B फाइल नहीं करी तो रिसीवर, जो सामान तू खरीद रहा है, एंश्योर कर तेरा सप्लायर ईमानदार हो और वो जीएसटीआर 1 भी फाइल करे, उसमें आपका वो इनवॉइस भी इंक्लूड करे और जीएसटीआर 3B में उस इनवॉइस का टैक्स भी पे करे, ठीक है। सप्लायर शुड पे टैक्स टू गवर्नमेंट, बट if supplier not pay tax on such sale to government up to 30th September of next financial year। देखो सेलर के पास है ना
जो सेलर होता है, जो सामान बेचता है, जो अपनी GSTR 1 और 3 भी फाइल करता है, सरकार उनको ना टाइम देती है 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि भाई 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक टैक्स का पेमेंट कर देना। इंटरेस्ट वगैरह सब लगता है, इंटरेस्ट वगैरह सब लगता है, बस 30 सितंबर तक सेलर के पास कोई नोटिस नहीं आ सकता। अब अगर सेलर ने उसी महीने में अपनी 3B भी फाइल कर दी, टैक्स भी पे कर दिया और GSTR 1 भी फाइल कर दी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बायर इनपुट ले सकता है। बट अगर पे नहीं करता, कब तक? 30 सितंबर तक, मतलब लेट करता है, इतना लेट करता है, इतना लेट करता है, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक भी पेमेंट नहीं करता, तो फिर क्या होगा? देन सच ITC अवेल्ड बाय रिसिपिएंट, आप तो ले चुके, आपने तो कहा मेरे पास तो इनवॉइस है, मेरा देख GSTR 1 में भी आ रहा है, मेरी 2B में भी शो कर गया, ठीक है, मैं तो लूंगा। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर सप्लायर ने, उसकी गलती आपको भारी पड़ेगी, अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं करी तो जो ITC आप ले चुके उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और विद ब्याज के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स कब तक करना पड़ेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आपको रिवर्स करना पड़ेगा। हम तो नहीं करेंगे, नोटिस आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपने तो ITC रिवर्स कर दिया और आपने उसको बहुत डांटा कि मैं तेरे से व्यापार नहीं करूंगा, तू धोखेबाज है, तेरे अंदर दीन ईमान नहीं है, तू ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो आपकी डांट सुन के उसने टैक्स की पेमेंट कर दी। तो जब टैक्स की पेमेंट कर दी, अब आप अपना ITC रीअवेल कर सकते हो, और ये आपका एनुअल रिटर्न में भी जाता है। जब कभी भरोगे, जब प्रैक्टिस में आओगे या आर्टिकलशिप में जाओगे या अभी भी अगर भरते हो, तो आप एनुअल रिटर्न में देखना रीअवेलमेंट रूल 37A आपको देखने को मिलेगा, और वो देखते ही आपको मेरी क्लास की याद आएगी, मेरे नोट्स की याद आएगी कि हाँ ये तो हमें आता है। रीअवेलमेंट ऑफ रिवर्स्ड ITC, एंड व्हेन सच सप्लायर पे टैक्स on such sale to government, then recipient may reavail such ITC in GSTR 3B and in annual return। भाई जब उसने पे कर दिया, जिस भी मंथ पे कर दिया, आपको पता लग गया उसने पे कर दिया, तो उस मंथ की जो भी 3B की आप फाइल करते हो 20 तारीख को, 22 तारीख को, उसमें आप ITC दोबारा ले लेना और अपनी एनुअल रिटर्न में बता देना। अच्छा, एनुअल रिटर्न में कौन सी में बताओगे? जिस फाइनेंशियल ईयर से वो परटेन करता है, क्योंकि ये सारी कहानी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई, क्योंकि उसने पे नहीं करा और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स किया। तो हम एनुअल रिटर्न भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भरते हैं, 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम होता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जैसे उसने 30 सितंबर तक टैक्स पे नहीं करा, तो आपको 30 नवंबर तक क्या करना पड़ा? आपको अपना ITC रिवर्स करना पड़ा। अब फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में, जैसे उसने 30 सितंबर तक टैक्स पे नहीं करा और आपने सितंबर में ही ITC रिवर्स कर दिया, उसने अक्टूबर में पे कर दिया, तो अक्टूबर की 3B में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी, उसमें आप वो ITC रिक्लेम कर लेना। और जो उस फाइनेंशियल ईयर का जो ये मामला था, मतलब जो इससे पिछला जो ईयर था उसका ही तो ये पूरा कहानी चल रहा है, उसकी एनुअल रिटर्न में आप ITC को रीअवेल कर लेना। अगर मेरे सिस्टम में कोई आपको रिटर्न पड़ी हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रीअवेल का बॉक्स कहाँ पे आता है। एक सेकंड दो। GSTR 9, हाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ। डिटेल ऑफ ITC, टोटल ITC रिवर्स्ड, ऊपर ही आता है, रुको। ये GSTR 9 है आपकी, या मैं सर्च करता हूँ वाला रूल, मेरे को अभी दिख नहीं रहा एकदम। देखो ये तो ITC रिवर्स आप डालोगे, हम यही रूल पढ़ रहे हैं आपका 37, ठीक है, ये आप डाल दोगे
और फिर आप इसको रीअवेल भी करोगे। कंट्रोल F, मैं ध्यान से देखता हूँ दोबारा, पक्का है यहाँ पे। सप्लाई जीरो, डीम्ड, एडवांस, इन्वर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट, लोअर, जीरो रेट, सप्लाई एग्जाम, नील रेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाई डिक्लेयर, टर्नओवर, आईटीसी अवेल है, तो ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये रहा मिल गया, ये रहा। ठीक है। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड, तो अगर आपने कुछ आईटीसी रिक्लेम किया है, ठीक है, अदर देन बी, ये बी क्या है, इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल, ये आरसीएम वाली है भाई। आरसीएम पे आप टैक्स पे करते हो तो उसका इनपुट आपको मिलता है, ठीक है, उसका इनपुट आपको मिलता है। तो उसको हटा के जो भी आपने रिक्लेम किया है वो भी यहां पर आपका रिपोर्ट होगा। ठीक है जी। चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूं, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, फिफ्थ कंडीशन, ITC will not be available in respect of inward supply detail of which have been furnished by a registered person who are, आपको ITC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, किस पर नहीं मिलेगा, उन परचेज पर नहीं मिलेगा। भाई इनवर्ड सप्लाई क्या होती है, परचेज, उन परचेज पर नहीं मिलेगा ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो कौन है, जो कौन है, न्यू रजिस्ट्रेंट, या फिर जिसने डिफॉल्ट करी है पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर हुज आउटपुट टैक्स पेएबल एज पर GSTR 1 या IFF exceeds the output tax paid in GSTR 3B for a particular tax period by prescribed limit, या फिर who has availed ITC for an amount that exceed the credit that can be availed by him as per GSTR 2B during prescribed period by prescribed limit, and last, who has defaulted in discharging his tax liability that is more than electronic credit ledger, आपने ITC ले लिया। तो इन लोगों से अगर आपने डील करी तो आप ITC नहीं ले सकते। और लास्ट कंडीशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न मस्ट बी डन। भाई सामने वाले ने 3, आपने सामने वाले को इतना डांटा, अगली बार से उसने 1 भी फाइल कर दी, 3B भी फाइल कर दी। सरकार कहती है बेटा बायर तेरे को इनपुट चाहिए तो तू भी तो अपनी 1 और 3B फाइल कर, जब भी तो पोर्टल पे लेगा। सामने वाले ने तो कर दिया अपना काम और तेरी 2B में आ भी गया, अब तेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न फाइल करना, तो आपको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और ये 6 कंडीशन का पालन करके आप ITC ले पाओगे। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था सरकार का लॉस है इसमें, तो सरकार ने बहुत कड़क रूल बनाए हैं जिनका पालन आपको करना है। और ये रूल जायज भी है, इनमें ऐसा कुछ वो तो है नहीं रॉकेट साइंस कि जो बिल्कुल असंभव हो। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलोगे तो सरकार कभी दुखी नहीं करेगी। कुछ करप्ट ऑफिसर्स होते हैं और वो तो हर जगह होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारा अगला सेक्शन जो एक प्रोविजो है। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 हम ऊपर पढ़ चुके, उसका फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, भाई आपको कुछ सामान लोड्स में मिलता है, जो गुड्स जो परचेज बड़ी होती है, ठीक है, या बड़ी भी नहीं कहूँ, मैं कहूँ छोटी भी होती है, तो क्या पता लोड्स में आए आपके पास। आपने एक सोफा लिया अपने घर का, मतलब चलो घर पे तो ITC अलाउ नहीं है, सॉरी, आपने अपने बिजनेस अपनी कंपनी में एक सोफा फर्नीचर लिया, ठीक है। अब मेज आई पहले, बड़ा सोफा आया बाद में, छोटा सोफा उससे बाद में, सेटी उसके बाद आई, ठीक है, जो पिड्डे होते हैं वो उसके बाद आए। तो ये फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि अगर आपको सामान लॉट्स में मिल रहा है तो जब तक पूरा सामान नहीं आ जाता तब तक ITC मत लेना,
मतलब आईटीसी आप तभी लेंगे जब सारा लॉट, सारा सामान आपके पास आ जाएगा। इट कैन बी टेकन ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड प्रोविजो भी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, प्रोविजो सेक्शन आपको एग्जाम में याद मत रखना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आईटीसी जब आप मेरी क्लास से निकले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि आईटीसी तो हमने पढ़ लिया, आईटीसी तो आता है, हमें सारे सेक्शन हमने पढ़े, बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है। तो बस ये मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आईटीसी से बच्चा घबराता है कि आईटीसी आईटीसी आईटीसी, 6-6 घंटे की क्लास बनाता है कोई टीचर आईटीसी के ऊपर, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए सेकंड प्रोविजो कहता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का, इसको हम पढ़ेंगे रीड विद रूल 37। मतलब क्या है 37 रूल, हमने तो सब कुछ अपने यहां पर लिख दिया है, इन्हीं सब पॉइंट्स में तुम्हारा रूल भी कवर हो गया और तुम्हारा सेकंड प्रोविजो भी कवर हो गया। अब ये कहता है पेमेंट फॉर द इनवॉइस, वो जो 6 कंडीशन थी ना, वो जो 6 कंडीशन थी, आप इसको मान लो 7वीं आप इसको मान लो 7वीं, या 7वीं छोड़ो, 7वीं छोड़ो, इसको मानो 8वीं। ठीक है, क्योंकि 7 तो ये है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 6 कंडीशन बताता है और उसमें ये एक प्रोविजो है, तो यानी कि 7वीं कंडीशन मान लो इसको एक तरह से। ठीक है, मैं हेडिंग बना सकता था कि व्हाट आर द कंडीशन टू अवेल द आईटीसी, और उसमें कंडीशन 1 2 3 करके लिख देता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये फर्स्ट प्रोविजो में इंसर्ट हुआ बाद में, और ये सेकंड प्रोविजो में इंसर्ट हुआ क्या, कि जो आप सामान खरीद कर लाए, अगर उस पर आपको इनपुट लेना है तो उसकी 8वीं कंडीशन है कि उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर कर देना फ्रॉम द इनवॉइस डेट। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, अदरवाइज सच आईटीसी, अगर आपने पेमेंट नहीं करी पूरी, 100 रुपए के 100 रुपए पे ही नहीं करे तो 1 रुपए भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो मैंने कुछ तो पेमेंट कर दी ना, तो जितनी पेमेंट कर दी उसका प्रोपोर्शनेट रेशो निकाल के आप आईटीसी ले सकते हो। कैसे, जैसे 10 रुपये आईटीसी बनता है 100 रुपये पे, आपने 50 रुपये की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो आपको 5 रुपये का आईटीसी मिल जाएगा, आपको 5 रुपये का आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड अलोंग विद इंटरेस्ट, और जितनी पेमेंट कर चुके उतना ले लेना, जितनी नहीं करी उतना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज सच आईटीसी और प्रोपोर्शनेट आईटीसी शैल बी रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर पूरा ले चुके तो रिवर्स कर देना, अगर नहीं लिया तो उतना ही लेना जितनी पेमेंट करी है। ठीक है, हाँ जी। हावेवर ये जो 8वीं कंडीशन है ये किन किन पर नहीं लगेगी, हावेवर दिस प्रोविजो नॉट अप्लाई टू, किस किस पर, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। ठीक है, ऐसी सप्लाई मतलब ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिस पर टैक्स पे हुआ आरसीएम पे, क्योंकि उस पर तो टैक्स पे करना ही है आपको, सरकार को। ठीक है, तो अगर आप आरसीएम के थ्रू कोई सामान परचेज करते हो, ठीक है, और आरसीएम के थ्रू अगर आप सामान परचेज करते हो तो सामने वाले को टैक्स की पेमेंट भी नहीं करते, आप तो सिर्फ जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो पे करके आ जाते हो। तो जब वो पे करके आप आ जाते हो तो उस पर टैक्स आप अपनी रिटर्न में खुद से पे करते हो सरकार को। अब आरसीएम किस किस सामान पर लगता है और किस किस से खरीदने पर लगता है, ये हम आरसीएम के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो उन पर ये प्रोविजो नहीं है, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। दूसरा, डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 सप्लाई, जो हम सप्लाई का एक चैप्टर है हमारा, शेड्यूल 1 में कुछ सप्लाई है, उन सप्लाई पर भी ये प्रोविजो नहीं लगेगा। ठीक है, उन पर भी ये प्रोविजो आपका नहीं लगेगा।
तीसरा, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त कि हमारी सेल में कुछ कुछ एडिशन हो जाता है, पेनल्टी, लेट फी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन एडिशन पर अगर कोई टैक्स लगा है और वो 180 के दिन अंदर पे नहीं हुआ तो उस पर भी ये रिवर्सल का रूल नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पूरी तरह से होता है खत्म। चलते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 पर। आईटीसी नॉट अलाउड ऑन डेप्रीशिएशन वैल्यू। अब ये समझना ये क्या होता है। आपने कोई एसेट परचेज किया, आप सोच रहे होंगे सर ने बहुत देर बाद नोट पैड खोला, जरूरत ही अभी पड़ी। आपने कोई एसेट परचेज किया 1,18,000 का, जिसमें 18,000 रुपये जीएसटी है और 1,00,000 रुपये आपका क्या है, टैक्सेबल अमाउंट। अब जब आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया तो आपने क्या किया, आपने किया क्या किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, ये जो पूरा का पूरा अमाउंट था 1,18,000, इस पे डेप्रीशिएशन का जो भी रेट था, जो भी आप एसेट पे एप्लीकेबल होता है, अगर मैं 10% चलो ले लेता हूं 10% के रेट से, तो कितना बनेगा, ये 1,18,000 का बनेगा 11,800। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, 11,800 रुपये डेबिट कर दिए। ठीक है, तो ये जो डेप्रीशिएशन है, ये आपने जीएसटी के कंपोनेंट पे भी ले लिया और टैक्सेबल पर तो हम लेते ही लेते हैं। तो जीएसटी वाले बोले यार तुम्हारा बढ़िया है, तुमको आईटीसी भी चाहिए 18,000 का और तुम इस 18,000 पे डेप्रीशिएशन भी ले रहे हो, क्योंकि इनकम टैक्स आपका कम हो जाएगा। सरकार को दोनों जगह से चूना लगा रहे हो। ठीक है, सरकार कहती है भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। सरकार कहती है एक काम कर लो, अगर आप जीएसटी पर भी डेप्रीशिएशन ले रहे हो तो आईटीसी मत लेना, अगर जीएसटी पे डेप्रीशिएशन नहीं लगा रहे तो आईटीसी ले लेना। आईटीसी नॉट अलाउड ऑन डेप्रीशिएशन वैल्यू। ठीक है, बट टैक्स प्लानिंग कहती है कि आप डेप्रीशिएशन लगाओ, क्योंकि डेप्रीशिएशन पूरे साल तक, मतलब जब तक एसेट है तब तक मिलेगा, इनपुट तो एक बार मिलके खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मीन्स आइदर depreciation on the GST component can be claimed under income tax, या फिर ITC of such tax paid related to depreciation allowed under GST, और ITC of such tax paid related to depreciation allowed under GST। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा, मतलब ये तो हमने प्लानिंग की वजह से लिखा, बेटर टू टेक डेप्रीशिएशन एज अलाउड कॉन्टिन्यूसली, कि आप डेप्रीशिएशन ले लो, क्योंकि वो हर साल आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो हर साल आप डेप्रीशिएशन को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, डेप्रीशिएशन को आप क्लेम कर सकते हो। आईटीसी तो एक बार मिलेगा, मतलब मैं एक टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ, कभी आप सोचो कि सर ने बोला था ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको एक टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ कि टैक्स प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आपका होता है खत्म। चलिए अब आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। टाइम लिमिट क्या है आईटीसी लेने की। मैं तो कह रहा हूं हर महीने की रिटर्न में लेते रहो यार, क्या दिक्कत है। बट फिर भी अगर सेलर नालायक है या हम भूल गए कोई बिल लेना, सरकार कहती है कि आप 30 नवंबर अगले साल की, या फिर जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट होती है, अगर आपने वो 30 नवंबर से पहले ही फाइल कर दी तो वो अर्लियर बन जाएगी, तब तक आईटीसी ले लेना, तब तक आईटीसी ले लेना। कहां पर ले लेना, एनुअल रिटर्न में भी और
आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की किसी 3B में, अगर किसी 3B में लोगे, भाई पिछले साल की किसी 3B में रह गया था, तो सरकार कह रही है नेक्स्ट ईयर की 3B में ले लेना और वो अमाउंट अपनी एनुअल रिटर्न में भी इंक्लूड कर लेना उस पर्टेनिंग टू डेट पीरियड। तो दोनों जगह इफेक्ट आ जाएगा, तो नोटिस नहीं आएगा। तो आईटीसी को लेने की टाइम लिमिट क्या है? अगर आप भूल गए या कुछ भी XYZ रीजन है तो अगले साल भी 30 नवंबर तक ले सकते हो। मतलब आपको ये दो डेट कंपेयर करनी है, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर डेट ऑफ फाइल्ड एनुअल रिटर्न, जो आप फाइल कर चुके। वैसे ड्यू डेट तो 31 दिसंबर होती है, बट अगर आपने पहले कर दी, अगर 31 दिसंबर को करी तो 30 नवंबर अर्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले कर दी तो जो भी अर्लियर है तब तक आपके पास मौका था आईटीसी लेने का, उसके बाद आप नहीं ले सकते। ठीक है। हाउएवर दिस टाइम लिमिट डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट डेट हैड बीन रिवर्स्ड अर्लियर, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट अलग है। जब वो पे करेगा तब हम लेंगे और तब हम अपने एनुअल रिटर्न में लेंगे। उसका टाइमिंग हमने आपको दिखाया था। ठीक है। तो वो टाइमिंग, मतलब ये वाली टाइमिंग रीक्लेम ऑफ आईटीसी के केस पर नहीं लगती। चलिए, सेक्शन 16 का सफर आपका होता है खत्म। अब मैं सोच रहा हूं अगले लेक्चर में चलेंगे सेक्शन 17 पर। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स लो कि हमने क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा। ऑलराइट, चलिए। सेक्शन 16 होता है खत्म आईटीसी का, जो बताता है कौन लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा, क्यों नहीं लेगा और कब तक लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।